नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुखवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुखवीर पीसीएम स्टडी पॉइंट में। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की केमिस्ट्री। कक्षा 12 की केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे विलियन चैप्टर। तो विलियन चैप्टर में पढ़ेंगे हम हेनरी का नियम। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, हेनरी का नियम। ठीक है, तो क्या होता है हेनरी का नियम हम जानेंगे। तो हमने हेडिंग लगाया है हेनरी का नियम। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है हेनरी का नियम किस विलयन पे आधारित है। तो हेनरी का नियम आधारित है बेटे गैस द्रव विलयन पर। ठीक है, किस विलयन पे आधारित है? गैस द्रव विलयन पर आधारित है। गैस द्रव विलयन का अर्थ क्या होता है कि ऐसा विलयन जिसमें विलय तो गैस हो, विलायक क्या हो? द्रव हो। तो गैस द्रव विलयन को थोड़ा समझ लो क्या है। इसमें ये क्या होगा? द्रव होगा बेटे हमारा विलायक, और गैस क्या होगी? हमारी विलय। ठीक है, जब ये दोनों मिलते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है? विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा जान लें। गैस द्रव विलयन का अर्थ है कि विलय क्या है? गैस है, और विलायक क्या है? और विलायक द्रव है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? गैस द्रव विलयन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गैस द्रव विलयन का उदाहरण सबसे अच्छा सोडा वाटर। सोडा वाटर क्या होता है? यदि हम जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को घोल दें, कैसे घुलेगी? दाब लगाने से। ठीक है, यदि गैस को कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जल में घोल दें तो हमें सोडा वाटर प्राप्त होता है। तो यहाँ आप लिखेंगे CO2 और H2O का जो विलयन है वो क्या कहलाता है बेटे? सोडा वाटर कहलाता है। CO2 और H2O का विलयन क्या कहलाता है? सोडा वाटर कहलाता है। ठीक है, अब देखो ये कैसे होगा। अब हेनरी ने क्या दिया था? तो लिखें विलियम हेनरी ने 1803 विलियम हेनरी ने 1803 ईस्वी में किसी 1803 ईस्वी में किसी द्रव में गैस की विलयता के प्रभाव को गैस की विलयता पर दाब के प्रभाव को व्यक्त करने के संबंध में एक नियम दिया। ठीक है, एक नियम दिया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। क्या है कि विलियम हेनरी ने 1803 ईस्वी में किसी द्रव में गैस की विलयता पर दाब के प्रभाव को व्यक्त करने के संबंध में एक नियम दिया
जिसे हम हेनरी का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? हेनरी का नियम कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी द्रव में, स्थिर ताप पर किसी, स्थिर ताप पर किसी द्रव में गैस की विलेयता, गैस की विलेयता गैस पर लगाए गए दाब, गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। स्थिर ताप पर किसी द्रव में गैस की विलेयता, गैस की विलेयता गैस पर लगाए गए दाब के क्या होती है? समानुपाती होती है। अच्छा, गैस की विलेयता लेंगे हम ग्राम में, तो यहाँ पे लिखेंगे, चलो यहाँ से लिखो, गैस की मात्रा समानुपाती होगी गैस पर लगाए गए दाब के। तो गैस पर लगाया गया दाब, ठीक है। तो गैस की मात्रा को इस्तेमाल एम में ले लो, समानुपाती है पी, तो एम बराबर हो गया है के पी, ठीक है। जहां के बराबर क्या है? मात्रा। अब P बराबर क्या है? साम्य पर, यानी साम्यावस्था पर, साम्य पर गैस पर लगाया गया दाब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेनरी का नियम। ठीक है। अब इस नियम में एक साइंटिस्ट की और एंट्री हुई, वो है डाल्टन। डाल्टन ने क्या बताया था? डाल्टन ने मतलब कनची घुलने वाली गैस को मोल अंश के रूप में व्यक्त किया, ठीक है। मोल अंश के रूप में क्या किया? व्यक्त किया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डाल्टन के अनुसार, डाल्टन के अनुसार, डाल्टन के अनुसार क्या लिखेंगे कि किसी गैस, किसी गैस का वाष्प अवस्था, वाष्प अवस्था में उस विलयन में सकते हो, क्या कह सकते हो? मोल प्रभाज, गैस के मोल अंश कह सकते हैं, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक है। क्या कह रहा है? किसी गैस का
अब वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में उपस्थित गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। गैस के मोल अंश को xg से प्रदर्शित करते हैं ठीक है। अब देखो क्या है, तो गैस का आंशिक वाष्प दाब समानुपाती होगा किसके, गैस के मोल अंश के। ठीक है, तो गैस का आंशिक वाष्प दाब क्या ले लें, पी ले लें, समानुपाती हो गया एक्स जी। तो पी बराबर क्या हो गया, के एच और एक्स जी, ये आ गया। या लिख सकते हो के एच बराबर क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन एक्स जी। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। तो जहां के एच एक समानुपातिक स्थिरांक है, जिसे क्या कहते हैं, हेनरी स्थिरांक कहते हैं। केएच क्या है, एक समानुपातिक स्थिरांक है, जिसे हम क्या कहते हैं, हेनरी स्थिरांक कहते हैं। और पी क्या है, पी है गैस पर लगाया गया आंशिक दाब, गैस पर लगाया गया आंशिक दाब। ठीक है, और एक्स जी क्या है, ये है क्या है, गैस के मोल अंश कह सकते हो, या मोल प्रभाज कह सकते हो, या कह सकते हैं मोल प्रभाज। ठीक है, तो ये है हमारा हेनरी का नियम। यहाँ पर एक नोट पॉइंट लगाएंगे। क्या है नोट पॉइंट, जो डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, डाल्टन ने गैस की विलेयता को मोल अंश में देखा। ठीक है, डाल्टन ने गैस की विलेयता को किसके रूप में देखा, मोल अंश के रूप में देखा। लेकिन यहाँ पे कहेंगे हेनरी का नियम ही, डाल्टन ने क्या किया, इसमें केवल संशोधन किया है। ठीक है, कहलाएगा हमारा हेनरी का नियम ही कहलाएगा। अब यहाँ पे पढ़ेंगे हेनरी के नियम की सीमाएं या शर्तें। हेडिंग लगाओ, हेनरी के नियम की सीमाएं कह सकते हो या शर्तें, यानी कि हेनरी के नियम की सीमाएं क्या क्या हैं। ठीक है, अब देखो पढ़ेंगे हेनरी के नियम की सीमाएं। तो हेनरी के नियम की सीमाएं कह सकते हो या शर्तें कह सकते हो, ये आपकी 2 नंबर में पूछी जाती हैं, 1 या 2 नंबर में पूछ ली जाती हैं। तो हेनरी का नियम निम्न शर्तों पर लागू होता है। ठीक है, क्या है पहली शर्त, गैस का दाब अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब दाब अधिक लगा दोगे तो वहां पे हेनरी का नियम लागू नहीं
होगा। ठीक है, अर्थात दाब क्या हो, निम्न हो। ठीक है, दूसरा क्या है, ताप बहुत कम ना हो, यानी कि सामान्य अवस्था से भी ताप कम नहीं होना चाहिए, अर्थात ताप सामान्य होना चाहिए। ठीक है, तीसरा नियम क्या कह रहा है कि गैस विलायक में बहुत कम विलेय हो, यानी कि गैस विलायक में क्या होनी चाहिए, बहुत कम विलेय होनी चाहिए। चौथा नियम क्या कह रहा है कि विलायक में गैस घुलने के बाद गैस की आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, विलायक में गैस घुलने के बाद गैस की आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये हेनरी के नियम की सीमाएं हैं। ठीक है, सीमाएं कह सकते हो, इन्हें शर्तें भी कह सकते हो। अब हम जानेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। है तो पहला अनुप्रयोग है कि शीतल पेय पदार्थों तथा सोडा वाटर में, इसका क्या क्या अनुप्रयोग कहता है, शीतल पेय पदार्थों में और सोडा वाटर में क्या है कि शीतल पेय पदार्थों तथा सोडा वाटर में CO2 गैस की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। यानी कि सोडा वाटर की जो बोतलें होती हैं, शीतल पेय पदार्थों की बोतलें होती हैं, जैसे पेप्सी है, कोको कोला है, थम्स अप है, ड्यू है, इनमें सब में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस घुली हुई होती है। अगर ये ऑक्सीजन गैस घुली हुई नहीं होगी तो हमें पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक पीने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पेप्सी मतलब जो कोल्ड ड्रिंक की बोतलें होती हैं, कौन सी गैस उसमें घुली होती है, CO2 गैस घुली होती है। दूसरा क्या है कि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है। जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होगा तो अधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों के ब्लड में ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी। इसलिए वहां रहने वाले व्यक्तियों में या अधिक ऊंचाई पर जाने वाले व्यक्तियों के रुधिर में ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसके कारण उन व्यक्तियों में एक रोग हो जाता है जिसे कहते हैं एनॉक्सिया नामक रोग। एनॉक्सिया नामक रोग क्या होता है, इससे व्यक्ति की शारीरिक दुर्बलता सो होती है, यानी कि व्यक्ति का शरीर क्या होगा, दुर्बल होगा, उनकी सोचने की क्षमता भी क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, सोचने की क्षमता भी कम हो जाती है, तो उन व्यक्तियों को कौन सा रोग हो जाता है, एनॉक्सिया नामक रोग हो जाता है। तीसरा जो अनुप्रयोग है बहुत महत्वपूर्ण है कि गहरे समुद्र में गोताखोर, समुद्र में जो गोताखोर जाते हैं, गहरे समुद्र में गोताखोर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। गहरे समुद्र में गोताखोर क्या लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। उस ऑक्सीजन सिलेंडर में नाइट्रोजन व ऑक्सीजन गैस होती है। उस सिलेंडर में कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस होती है। समुद्र के अंदर गहराई में जाने पर दाब अधिक हो जाता है, यानी कि दाब बढ़ता है। जैसे जैसे समुद्र में गहराई जाएंगे तो दाब बढ़ेगा, जिसके कारण रुधिर में गैसों की घुलनशीलता बढ़ जाती है। यानी कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तो दाब बढ़ता है, और जो ऑक्सीजन जो सिलेंडर में भरी हुई है वो ऑक्सीजन हमारे रुधिर में क्या होती है, बहुत तेजी से घुल जाती है, यानी कि गैस की घुलनशीलता बढ़ जाती है। परंतु समुद्र से बाहर आने पर, जब व्यक्ति समुद्र से बाहर आता है, ठीक है, तो दाब क्या होता है, घट जाता है। दाब क्या होता है, घट जाता है। इसलिए इन गैसों की घुलनशीलता भी क्या होती है, घट जाती है। यानी कि रुधिर में इन गैसों की घुलनशीलता भी क्या होती है, घट जाती है, जिससे रुधिर की नसों में, जो ब्लड की जो नसें होती हैं जिनमें रुधिर बहता है, नसों में गैस बुलबुले के टाइप में बन जाते हैं, इकट्ठी हो जाती है, गैस के बुलबुले बन जाते हैं, तथा रुधिर की नसों में गांठें बन जाती हैं। रुधिर की नसों में क्या बन जाती हैं, गांठें बन जाती हैं, जिसके कारण
उस व्यक्ति को भयंकर दर्द होता है। उन मतलब करना चाहिए गैस की गांठ, जो बुलबुले बन जाते हैं जिन्हें गांठें कहते हैं गैस की, जिसके कारण उस व्यक्ति को भयंकर दर्द होता है और कभी कभी इतना दर्द होता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। कभी कभी उस व्यक्ति की मृत्यु भी क्या होती है, हो जाती है। रुधिर में गैस की विलेयता को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम गैस मिलाते हैं। कौन सी गैस मिलाते हैं, हीलियम गैस। हीलियम गैस क्या करती है, जैसे ही गोताखोर समुद्र के अंदर जाता है तो हीलियम गैस की घुलनशीलता को क्या करती है, थोड़ा कम कर देती है, नॉर्मल अवस्था में कर देती है, सामान्य अवस्था में। हीलियम गैस मिलाई जाती है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि हीलियम गैस मिलाने से ऑक्सीजन की घुलनशीलता क्या होती है, रुधिर में सामान्य अवस्था में हो जाती है, कम हो जाती है। अब ऑक्सीजन के सिलेंडर में कौन कौन सी गैसें होती हैं, नाइट्रोजन गैस होती है 56.2%, ऑक्सीजन गैस होती है 32.1%, हीलियम गैस होती है 11.7% होती है, ठीक है। तो ये है हमारे हेनरी के अनुप्रयोग। इनको जब 1 से 2 बार पढ़ोगे तो बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। तो ये हमारा था हेनरी का नियम, ठीक है। फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं, राउल्ट के नियम पर बढ़ेंगे, ठीक है। राउल्ट का नियम इससे अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है।